नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम फिर से अपने करंट अफेयर्स लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशली। तो हमारी ड्रिल वही रहेगी, +2 मार्क्स फॉर एवरी राइट आंसर एंड -0.66 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बहुत ही स्पेशल टॉपिक्स लेके आया हूँ मैं। और इसके अलावा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके थ्रू आपको हमारी इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ्स के अंदर लिंक्स दे रखे हैं जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उनका, तो आपके लिए उनको रिवाइज करना, उनके लिए और डिटेल में जाना अगर आप किसी को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेके आइए अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, जो लेके आने लेके आइए। लेकिन मुझे आपसे आपकी पूरी वो चाहिए, अटेंशन चाहिए। आप सेशंस के क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, सेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे ताकि ये सब रिटेन कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी जितना हम ग्रास्प कर सकेंगे सेशन से करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो हमारे हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ सर्वेक्षण के अंदर क्या रैंक आई है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब हमारे को ऐसे रैंक्स हमारी स्टेट के लिए तो याद करनी ही पड़ेंगी, और स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है इसको भी हम अभी कवर करेंगे। ऑप्शंस हैं आपके सामने, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ या 16th। तो दूसरी, तीसरी, पांचवी या फिर 16वीं पोजीशन है क्या हमारे हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। सही आंसर मार्क कीजिए, लॉक कीजिए। और इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, सही आंसर क्या तो +2 नंबर जोड़ लीजिए, और अगर आंसर गलत निकलता है तो -0.66 कर लीजिएगा अपने टोटलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर है इसका 16th। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसकी रैंक आई है 16 हमारे राज्यों में, और शिमला जो है अब टॉप 100 सिटीज़ के अंदर फॉल आउट नहीं करता। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से कवर करते हैं, स्टार्टिंग ऑन विद द हेडलाइन दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण शिमला रैंक्ड 102nd डाउन फ्रॉम 65th लास्ट ईयर। तो पिछले साल जहां शिमला की रैंक 65 थी, इस साल वो गिरकर 102nd हो गई है। ठीक है, तो अब बाकी का क्या पूरी खबर है। पहले तो हम इस बारी की सारी रैंकिंग्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो हमें याद करनी जरूरी है। ठीक है, पहली रैंक है इंदौर की, दूसरी रैंक है सूरत की, तीसरी रैंक है विजयवाड़ा की। ये है हमारी सिटीज। ठीक है, सिटीज का यहाँ पे गौर फरमाइए। सिटीज में रैंक 1 है इंदौर, रैंक 2 सूरत और रैंक 3 विजयवाड़ा। शिमला की रैंक 102 हो गई है, पिछले साल 65 थी। ये एक कैटेगरी है पॉपुलेशन बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख के बीच। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, शिमला की रैंक 102। जो शिमला है हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। उसके बाद आता है हमारा धर्मशाला, उसकी रैंक है 134। मंडी की है 155, पालमपुर की है 214 और नारकंडा की है 276। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी सिटी वाइज रैंक हो गई हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब ओवरऑल इंडिया का क्या सिनारियो है। स्टेट वाइज जो रैंक आती है, पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। ये हमारी इस साल की रैंकिंग्स हैं। इनको हम टॉप 3 को तो कम से कम याद रखेंगे ही, सिटीज को भी और स्टेट्स को भी। इसके अलावा शिमला की रैंकिंग्स तो हमें याद रखनी ही है। ठीक है, स्टेट हमारी हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग हमें याद रखनी ही है। हिमाचल की रैंकिंग है हमारी 16, शिमला की रैंकिंग है 102, धर्मशाला जो सेकंड बिगेस्ट टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसकी रैंकिंग है 134। फिर उसके बाद आता है हमारा मंडी जिसकी रैंकिंग है 155, पालमपुर की 214 एंड नारकंडा की 276। ठीक है दोस्तों, स्टेट्स में सबसे पहले है छत्तीसगढ़, फिर है महाराष्ट्र और फिर है मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज बीन रैंक्ड 6 इन ओवरऑल बट हैज रिजन फ्रॉम 5th पोजीशन दिस ईयर कंपेयर्ड टू 6th लास्ट ईयर among states having less than 100 urban local bodies। तो जिन भी स्टेट्स में 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसमें हमारी रैंकिंग पिछले साल 6th पोजीशन पर थी, इस साल वो बढ़कर 5th हो गई है। तो ये तो अच्छा, रैंक जितनी कम हो उतना अच्छा है ना। तो उसी हिसाब से पिछले साल 6th थी, इस साल 5th है, बट ये स्पेसिफिकली 19 स्टेट्स के लिए है जिनकी 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी इस साल की रैंकिंग्स। अब स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या। ये एक
साल में होने वाला सर्वे है जो कि क्लीनलीनेस, हाइजीन और सैनिटेशन देखता है अक्रॉस सिटीज एंड टाउन्स। ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कभी भी किसी भी एग्जाम में चीज पूछी जा सकती है कि कोई भी सर्वे, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी इंडाइस कौन निकाल रहा है, कौन उसको इस जैसे सर्वे है तो उसको कंडक्ट कराएंगे, तो इस सर्वे को कंडक्ट करा रहा है हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कंडक्ट करवाया स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ या नाम से ही समझ आ रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण, क्लीनलीनेस सर्वे। ठीक है, तो कौन करवाएगा? हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, पहला सर्वे हमारा 2016 में हुआ था जिसमें 73 सिटीज को कवर किया था, लेकिन आज के टाइम पे 4320 सिटीज को कवर किया जाता है एंड 2020 में इट वाज डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड। तो देख रहे हो क्या मतलब बढ़िया चीज है एकदम। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है। इस साल उसमें 4320 सिटीज को कवर किया गया है कंपेयर टू ओनली 73 इन 2016 व्हिच वाज द लॉन्च ईयर ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे। तो ये चीज हम याद रखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आना चाहिए दिमाग में कि ऑब्जेक्टिव क्या है ये सर्वे करवाने का। तो बात ऐसी है कि स्वच्छ भारत अभियान हुआ था, है ना, टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव्स taken towards garbage free and open defecation free cities, provide credible outcomes which would be validated by third party certification। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है? टू इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव जो हमने लिए स्वच्छ भारत अभियान के दौरान, उनकी सस्टेनेबिलिटी को देखने के लिए ये सर्वे करवाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान का एम था टू मेक इंडिया क्लीन एंड फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन, और ये भी हमारा एक सर्वे का पार्ट है। ठीक है, तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण का टारगेट या कुछ आ सकता है कि कब तक का एम था उसका, तो उसका एम था 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को क्लीन और ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, और 2016 में हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया लगी पहली न्यूज तो लाइक कीजिए और अपना आंसर जरूर नोट कीजिए क्या आए आपके मार्क्स पहले क्वेश्चन में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन रैंक्ड 1 इन द इंडेक्स ऑफ पब्लिक परसेप्शंस एंड सिटीजन satisfaction। okay, so I think this is towards police, public perceptions and citizen satisfaction, so let me just add that। so this is related to police, right? तो आंसर कीजिए दोस्तों, इसका आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है? हमारी पुलिस का जो एक इंडेक्स निकाला है अभी, इंडेक्स ऑफ पब्लिक परसेप्शन एंड सिटीजन सेटिस्फैक्शन, तो इसमें से पहली रैंक किस स्टेट की है? जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो उम्मीद कर रहा हूं आप अपना सही आंसर चुन चुके हैं। चलते हैं फिर इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट आया है हमारी रैंकिंग में। तो ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की रैंकिंग 1 है आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में। तो इसको मैं सही करके दूंगा आपको पीडीएफ में, उसकी चिंता ना करें, लेकिन सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। तो अब इस सर्वे के बारे में हम, इस इंडेक्स के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस हैव सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन नॉर्दर्न स्टेट्स। तो देख रहे हो कहां पे कंफ्यूजन आई है ये, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, बट आप इस गलती से सीखें और आप ध्यान दें कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट प्लेस है सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स में, लेकिन 9th प्लेस है इन द कंट्री। तो पहली जगह किसकी है? मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा, पहली जगह आंध्र प्रदेश ने ली है इस सर्वे के अंदर। तो अब इस सर्वे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अपने आप न्यूज थोड़ी समझ आ जाएगी। तो कंडक्ट कराया गया है हमारी इंडियन पुलिस फाउंडेशन के थ्रू, जिसका नाम है आईपीएफ। ठीक है, किस चीज पे बेस्ड है ये सर्वे? इंडेक्स ऑफ पब्लिक परसेप्शंस एंड सिटीजन सेटिस्फैक्शन। द नॉर्थ इंडिया रीजन इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच हिमाचल प्रदेश का इंडेक्स टॉप पर है, मगर पूरी कंट्री के बीच में हिमाचल प्रदेश का इंडेक्स 9th पर है। ठीक है दोस्तों, द कंसोलिडेटेड स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स for each state union territory is based on 6 competence based indices।
ठीक है। तो 6 हमारे कंपटीशन बेस्ड इंडाइसेस होते हैं और 3 वैल्यू बेस्ड इंडाइसेस होते हैं ऑन थ्रस्ट ऑन इंडेक्स सिटीजंस इन द पुलिस। ठीक है, तो 6 कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडाइसेस हैं और 3 वैल्यू बेस्ड इंडाइसेस हैं। तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं थोड़ा। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है इसकी कंट्री स्टेट वाइज पोजीशन यहाँ पे दे रखी है बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन दिस इंडेक्स। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी पूरी लिस्ट आ गई, इसमें कि टॉप पर है आंध्र प्रदेश, फिर है तेलंगाना और फिर है असम, और हमारा हिमाचल प्रदेश आता है 9वीं जगह पर। तो इसमें से हम क्या याद रखेंगे? नॉर्दर्न स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश इज ऑन द टॉप, बट ओवरऑल इन द कंट्री हिमाचल प्रदेश इज ऑन 9th पोजीशन। ठीक है, इंडेक्स का नाम क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स। कंडक्ट किसने कराया है? इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने। और याद रखें 9th पोजीशन पर है कंट्री में और 1st पोजीशन पर है नॉर्दर्न स्टेट्स में। ठीक है, पहली 3 स्टेट्स का नाम भी याद रखेंगे हम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, एंड फिर से माफी चाहूंगा इस गलती के लिए, लेकिन आप याद रखिए कि सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉमनली रेफर्ड एज खरेदू इन हिमाचल प्रदेश इज ए डैश। तो हमारा जो ये एक शब्द है हिमाचल प्रदेश में यूज किया जाता है, खरेदू। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम खरेदू है, बट ये है क्या? क्या ये डिजीज है? क्या ये फ्रूट है? क्या ये लोकल कुइजीन है या कोई प्लेस है? कुइजीन होता है कोई डिश है खाने की। ठीक है, तो कोई बीमारी है? क्या ये फल है? कोई आसपास का खाना है या कोई जगह है? खरेदू क्या है? तो सही आंसर दीजिए और 2 मार्क्स लीजिए, और गलत दीजिए तो 0.66 कटवा लीजिए। तो बताइए जी इसका सही आंसर क्या है? +2 या -0.66? चलिए जी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है एक डिजीज। तो खरेदू जो है वो एक डिजीज है जो कि इस वक्त बकरियों और शीप्स एंड गोट्स में हो रही है। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ ड्रेडेड फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, तो अब इससे हम क्या समझ रहे हैं? लोकल नेम खरेदू है, लेकिन एक्चुअल नेम जो डिजीज का है वो है फुट एंड माउथ डिजीज। इट इज बीइंग फाउंड इन शीप एंड गोट्स। ये हमारे किन को अफेक्ट करेगी? शीप्स एंड गोट्स को करेगी, लेकिन उससे नुकसान किसका होगा? शेपर्ड्स का होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो शेपर्ड्स हैं उनका नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी जो शीप्स और गोट्स हैं उनको फुट एंड माउथ डिजीज हो रहा है। तो कौन सा रीजन इफेक्ट हो रहा है? ये हिमाचल का लोअर कांगड़ा फ्रॉम ट्राइबल चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो मेजरली जो इफेक्टेड रीजन है वो है हमारा लोअर कांगड़ा। कॉज क्या है इस डिजीज का? मतलब कॉज मतलब कि हो क्यों रही है, फैल क्यों रही है बीमारी? तो हमारे जो माइग्रेटरी शेपर्ड्स थे वो लोअर कांगड़ा में आए, ठीक है, फ्रॉम भरमौर इन चंबा। एंड जो हमारी फेडरेशन थी और हमारा जो वेटरनरी डिपार्टमेंट था वो कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि वो जब आएंगे तो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिजीज़ वो हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया के जो वो हैं शीप्स एंड गोट्स हैं उनको अफेक्ट कर जाएगी। तो ये कारण है इसका, और बहुत नुकसान हो रहा है शेपर्ड्स का, एंड दे आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन। तो ये हमारी न्यूज़ रहेगी। ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा है? कांगड़ा एरिया इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कहाँ से आई? चंबा डिस्ट्रिक्ट से आई ये बीमारी, और क्या नाम है? फुट एंड डिजीज, और इसको जो लोकली बोलते हैं खरेदू बोलते हैं, खरेदू। ठीक है, चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन कन्फर्ड द गवर्नेंस नाउ 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? द ऑप्शंस आर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इन 4 स्टेट्स में से किसको मिला है गवर्नेंस नाउ 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड? मार्क कीजिए अपना सही आंसर, लॉक कीजिए, और मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर अगले 2 सेकंडों में। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जी, हमारे हिमाचल प्रदेश को मिला है गवर्नेंस नाउ 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। तो हिमाचल प्रदेश हैज बीन adjudged the best in using digital health approaches, prevention and control of non-communicable diseases NCDs। तो जो बीमारियां स्प्रेड नहीं होती हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को थ्रू कॉन्टैक्ट, उनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो हिमाचल प्रदेश को मिल गया है गवर्नेंस नाउ 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेस्ट यूज किया है डिजिटल हेल्थ अप्रोचेस का इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है दोस्तों,
तो द डिजिटल अप्रोचेस टू चेक एनसीडीज वर रोल्ड आउट इन द एंटायर स्टेट फ्रॉम अप्रैल 1 2019। तो 2019 में ही इसकी तैयारी होनी शुरू हो गई थी। तैयारी मतलब तैयारी तो पहले ही होनी होगी, शुरू हो गई होगी। 1 अप्रैल 2019 से हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमने यूज करना शुरू कर दिया था इन द एंटायर स्टेट्स टू चेक एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को चेक करने के लिए, ठीक है। एंड मार्च 31 2021 तक, ठीक है, दिस ईयर मतलब 2021 चल रहा है, ठीक है, more than 23 lakh people have been enrolled in the e-health and e-health card software, ठीक है। तो which is nearly 54% of the entire 18 plus population। तो देखिए जरा कितना बड़ा रोल आउट और कितना बड़ा स्टेप है ये एक स्टेट के थ्रू, जिसके लिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश के वासियों को, हमें सबको, हम जो भी एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए थोड़ा प्राउड फील करना चाहिए। और 54% पॉपुलेशन, 18 प्लस पॉपुलेशन हमारी ई हेल्थ कार्ड सॉफ्टवेयर के अंडर आ चुकी है। स्टेट को मिला है गवर्नेंस नो 4th डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which state और यूनियन टेरिटरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन इंडिया? तो सेब सबसे ज्यादा किस स्टेट या राज्य में मिलते हैं? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या पंजाब। सोच रहा हूं बहुत ही जल्दी से आप बहुत इजीली आंसर कर देंगे इसका, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हमारे सेब सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो खबर क्या है, न्यूज ये है कि हमारे जो एप्पल के जो फार्मर्स हैं, एप्पल ग्रोअर्स हैं, उनको शॉर्टेज हो रही है फर्टिलाइजर्स की। तो फर्टिलाइजर्स का नाम क्या है? NPK 12 32 16 एंड 15 15 15। तो ये यूज किस लिए होता है? तो दो अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं, दोनों के अलग अलग यूज हैं, तो हम दोनों को पढ़ लेते हैं। NPK पहले क्या होता है वो तो पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये इनकी रेशियो है, ठीक है। तो अब खबर ये है कि इनकी शॉर्टेज हो रही है पिछले कुछ महीनों से। कईयों को तो कुछ फार्मर्स कह रहे हैं कि उनको बहुत कम मिला है और कुछ कह रहे हैं उनको मिला ही नहीं है। तो अब इसके लिए जो बातें आ रही हैं कि ऑल्टरनेटिव जो है इनके वो कॉस्ट करते हैं डबल से भी ज़्यादा। तो अब ऑल्टरनेटिव्स तो यूज़ करने का कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि यू इतना डबल से ज़्यादा कॉस्ट करेंगे तो फिर कमाएगा कैसे कोई भी फार्मर, है ना। तो इसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसका जो मेन रीजन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि चाइना ने कुछ बैन लगा रखे हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। कहा जा रहा है कि थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा NPK के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो 12 32 और 16 रेशियो वाला NPK है वो पोस्ट हार्वेस्ट में यूज होता है। मतलब हार्वेस्ट जब हो गए हैं ऑर्चिड्स तब हमें ये इनको इस फर्टिलाइजर को डालना पड़ता है। लेकिन जो 15 15 15 है वो हमारा ग्रोथ वाला है, मतलब वो हमारी फसल को उगाने के लिए, जल्दी उगाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए यूज होता है। तो यही दो बस मेन खबरें हैं। मेन जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, एक तो ऐसा इनडायरेक्ट हमने देखा है कि फैक्ट बन जाते हैं कि किस, जैसे अब इस पे क्वेश्चन बन गया है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो सही आंसर इसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो शॉर्टेज चल रही है हमारे फर्टिलाइजर्स की और एप्पल ग्रोअर्स को मेनली इफेक्ट हो रहा है क्योंकि उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो हो चुकी है, तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट वाले फर्टिलाइजर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2021। तो 2021 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला है? ऑप्शन आर प्रथम कथा, स्माइल फाउंडेशन और आर रमन उजम, ठीक है। तो इन चारों में से किसको मिला है? गेस कीजिए, नहीं पता तो, पता है तो आंसर मार्क कीजिए, 2 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर नहीं पता है तो गेस कीजिए। गेस करने का फायदा ये है क्योंकि अभी तो देखो आपका असली एग्जाम नहीं चल रहा है। असली एग्जाम में हम कोशिश करेंगे जितने कम हो सके गलत आंसर उतने कम करेंगे, बट अभी के लिए गेस करके ये होगा। अगर आपको आंसर नहीं भी आता, आपने गलत मार्क किया, आपको सही आंसर दिमाग में ऐसे लग जाएगा, याद रहेगा कि ये मैंने गलत मार्क किया था जब मेरा सेशन चल रहा था देवांशु गुप्ता सर के साथ। तो सही आंसर पता है तो दीजिए, नहीं पता तो भी गेस कीजिए आप इस क्वेश्चन का, मैं बता रहा हूं आपको बहुत फायदा होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो प्रथम जो है उसको मिला है हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज, ठीक है। तो प्रथम फाउंडेशन और थोड़ा सा प्राइस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रथम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की तरफ कोशिश करती है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन में, ठीक है।
तो हमारे जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर करने के लिए प्रथम फाउंडेशन काम करती है। तो इसको मिला है हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इन 2021। ठीक है, तो प्रथम नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मुंबई स्लम्स में, जहां पे कि उन्होंने बलवाड़ीज या फिर हम कह सकते हैं प्री स्कूल बेसिकली नाम रखा था उनका, बलवाड़ी स्टार्ट किए थे, जो कि ऑफर करता था प्री स्कूल एंड रिमीडियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो मुंबई स्लम्स के अंदर प्रथम फाउंडेशन ने शुरू किया बलवाड़ीज, ये एक उनका इनिशिएटिव था। उसके अलावा 2007 में उन्होंने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था, रीड इंडिया। ठीक है, उसके अलावा इस वक्त ये 21 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को कवर कर रहे हैं, 21 स्टेट्स की यंग एडल्ट्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बलवाड़ी जहाँ कहीं पे भी नाम आएगा हमें रिलेट करना है इसको हमारी प्रथम फाउंडेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि प्रथम फाउंडेशन को मिला है हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हमें इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमें याद रखना है कि 2021 में प्रथम को मिला है और 2020 में मिला था आर रामानुजम को। ठीक है, हमारा इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। तो हम इन दो चीज़ों को याद रखेंगे। प्रथम किस चीज़ के लिए काम करता है वो भी हमें याद रखना है, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मानी रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन है हमारी उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी। तो उम्मीद कर रहा हूं आप इसका आंसर फ्रीज कर चुके हैं, तो चलता हूं मैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही आंसर है हमारा उड़ीसा। तो खबर क्या है हमारी, खबर यह है कि द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारे केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट को कहा है कि हमारे मेजर्स लिए जाएं ब्रह्मानी एंड महानदी रिवर के, क्योंकि उसके ऊपर इलीगल एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल हो रही है। तो हमारी एनजीटी ने डायरेक्ट किया केंद्रप्पा डिस्ट्रिक्ट को कि महानदी और ब्रह्मानी रिवर के बैंक्स के ऊपर से जो इलीगल एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल हो रही है उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएं, और इनको 4 महीने के अंदर अंदर इस इलीगल एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल को रोकना पड़ेगा। इस 4 महीने के अंदर अंदर इन चीज़ों को रोका जाए। तो ये हुआ कहाँ से, ये शुरू कहाँ से हुआ? तो शुरू ये हुआ है कि एक खबर आई है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारी रेड सॉइल और सॉइल हमारे हरिदासपुर प्रदीप रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए बेसिकली की कंस्ट्रक्शन के लिए सॉइल निकाल रहे हैं, सॉइल की एक्सकेवेशन कर रहे हैं सैंड के लिए। पर्टिकुलर हमारी ये जो रेड सॉइल और नॉर्मल सॉइल है उसके लिए, रेलवे स्टेशन के बेड के लिए। तो इसके लिए हम क्या याद रखेंगे? पहली बात तो ये दो चीज़ें तो हमें याद रखनी है कि महानदी और ब्रह्मानी कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एनजीटी जो है हमारा नेशनल ट्रिब्यूनल ने कहा है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट को कि इस इलीगल एक्सकेवेशन ऑफ सॉइल को रोका जाए विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगले क्वेश्चन पर हम चल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दी एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेरर एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 वाज रिपील्ड इन विच ईयर। तो समझ पा रहे होंगे आप ये कहाँ से आया है, क्वेश्चन कैसे बना है। तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमारी तैयारी भी ऐसे ही घुमा फिरा के होगी। याद करेंगे हम इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, बट उसके साथ साथ एक कुछ ऐसी चीज़ भी होगी जो कि घुमा रखी होगी। तो हमारा जो एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेरर एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 को किस साल में खारिज कर दिया गया था? ऑप्शंस हैं 1997, 1989, 1991 या 1995। दीजिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए, बी, सी या डी नोटबुक के अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन के साथ उसका ऑप्शन और आंसर आप मार्क कर रहे हैं। तो सही आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का, फ्रीज कीजिए, और इसका सही आंसर है 1995 में हमारे टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 को खारिज कर दिया गया था। तो इसके बारे में हम और थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन हमारी खबर क्या है कि प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग लॉ होता क्या है। अब रिपीलिंग की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे जो 3 फार्म लॉज हैं उनको रिपील कर दिया गया है। रिपील मतलब वापस ले लिया गया है। तो वापस कौन लेगी? सरकार लेगी। सरकार ने अगर कोई लॉ पास किया फिर उसको वापस ले लिया तो उसको कहेंगे रिपीलिंग, मतलब उसको खारिज कर दिया है।
द प्रोसेस ऑफ रिपीलिंग अ लॉ विल टेक प्लेस इन द विंटर सेशन, ये ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और जो हमारे लॉज उनको रिपील किया कैसे जा सकता है, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू या फिर एक लेजिस्लेशन के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस होता है जब हमारा सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का, तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली अगर उसको कह दे कि हाँ ठीक है हम इसको बंद कर सकते हैं, जैसे अभी हमारे सीबीआई डायरेक्टर और ईडी की हमारी टेन्योर बढ़ाई थी, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू बढ़ाई थी प्रेसिडेंट ने साइन करके। वैसे ही अगर लेकिन सेशन चल रहा है तो चलते सेशन के बीच में एक लेजिस्लेशन पास करना पड़ेगा हमारी पार्लियामेंट को, ठीक है। तो इसका एक पिछला एग्जाम्पल लेते हैं और इसके थ्रू हम कुछ डिफरेंट समझेंगे। तो यहां तक हमारी ये न्यूज खत्म हो जाती है कि विंटर सेशन में इसका लेजिस्लेशन पास किया जाएगा टू टेक बैक द फार्म लॉज। बट हमारे पहला एक ऐसा ही लॉ था जिसका नाम था द एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेरर एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसको कहते थे हम टड़ा, ठीक है, टड़ा। इसके अंदर एक सनसेट क्लॉज था, तो इसने अलाउ किया था 1995 में इस लॉ को रिपील होने के लिए। तो क्लॉज हमको ये कहते हैं किसी चीज को जो कि हमने मान लो एक टर्म्स एंड कंडीशंस कहते हैं ना हम किसी चीज की, तो क्लॉज हुआ कि हमने एक चीज डाल दी कि अगर ऐसा होता है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, या फिर ये चीज मतलब मानी नहीं जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो एक सनसेट क्लॉज नाम की चीज है जो कि ये कहती है कि अगर एक टाइम के बाद किसी एक पर्टिकुलर एक्ट की जरूरत नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली उस क्लॉज के थ्रू बंद कर लेंगे। बट फार्म लॉज में ऐसा कोई सनसेट क्लॉज नहीं था, तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक और लेजिस्लेशन पास करनी पड़ेगी इन लॉज को रिपील करने के लिए। तो इसका मकसद क्या है ये याद करने का, पहली बात तो ऑर्डिनेंस या लेजिस्लेशन के थ्रू पास होते हैं, पास भी होते हैं, और अगर लॉ रिपील करना है तो रिपील भी वैसे ही होगा। पॉइंट ये है टड़ा को पढ़ने का कि हमारा इसके अंदर एक रिलेटेड सा टर्म, मतलब रिलेटेड टर्म नहीं बट एक रिलेटेड प्रोसेस है जो कि हमारे अभी की न्यूज से मिलता जुलता है, इसलिए हमने इसको कवर किया है, ठीक है दोस्तों। तो टड़ा को सनसेट क्लॉज के अंदर 1995 में बंद कर दिया गया था। टड़ा का फुल नेम है द एंटी टेरर लेजिस्लेशन टेरर एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, ठीक है। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये ऑप्शंस आर पेरू, कोलंबिया, ब्राजील और वेनेजुएला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारा ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है लेकिन न्यूज हमारी एनवायरनमेंट की है, तो ज्योग्राफी का समझ के इसको जल्दी से जरा आंसर कीजिए कि हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट किस कंट्री में, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट किस कंट्री में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से फ्रीज कीजिए, और इसका सही आंसर है ब्राजील। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो सही आंसर ही दिया होगा और 2 नंबर आप लेके गए होंगे इसमें से। तो द एरिया ऑफ डिफॉरेस्टेड in Brazil's Amazon forest has reached 15-year high after 22% jump from prior year। तो पिछले साल से 22% ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुई है हमारे अमेजोन फॉरेस्ट में, और ये पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हमारी डिफॉरेस्टेशन है। कितनी? 13,235 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 12 महीने में पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। तो ये दिया है डाटा जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च के प्रॉड्स मॉनिटरिंग सिस्टम ने, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम याद रखेंगे कि पिछले 15 साल से अभी तक का सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेड एरिया पता चला है हमें, 22% जम है पिछले साल से। और हमें एक चीज़ याद रखनी है कि इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है ब्राज़ील के, इनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है इनका कि प्रेसिडेंट है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल है डिफॉरेस्टेशन के। अगर कुछ देश में अच्छा हो रहा है तो वो भी वही कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो वो भी वही कर रहे हैं, लीडर मतलब ही यही है। तो इसलिए हम याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेयर बोल्सोनारो, ठीक है। तो इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर कहा जा रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन इज एट ए 15-year हाई, ठीक है। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो जी हाँ, 10वां क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और जिस मतलब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि अगर सेशन पसंद आया है तो आप जरूर इसका आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। पहले अपने 9 क्वेश्चंस तक का सही मार्क्स को कैलकुलेट करके अंदर कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर इसका आंसर दीजिए। मैं खुद आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूंगा कि आपका फाइनल स्कोर कितना हुआ,
और उसके साथ ही अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ को, जो कि है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जो कि थोड़ा सा जिसमें अपडेट हुआ है। तो हमें बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं सही आंसर देंगे आप। अपने 9वें क्वेश्चन तक के अपने मार्क्स लिखिए, 10वें क्वेश्चन का आंसर लिखिए, और मैं आपको आपके टोटल मार्क्स along with the screenshot of your marks, not your marks, if you are not comfortable with that, I will mention your name in the next video of all those who will give the correct answer of question number 10. तो सुपरस्टार बनिए अगली वीडियो का, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का, और मैं आपको मार्क्स बताऊंगा आपके इस सेशन के। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in पर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। साइनिंग ऑफ, देवांशु गुप्ता।